नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई 3 सितंबर को होगी। याचिका जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग यानी कि NCRWC की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध कर रही है। 22 फरवरी 2000 को पूर्व न्यायाधीश MN वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था, जिसने 31 मार्च 2002 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। तो आज समझेंगे कि असल में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, कहा जाता है कि एक बड़े बाजार, उसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन आज की स्थिति में क्या ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर रही है, और जो आयोग ने सिफारिशें की थी उसका क्या हुआ, और क्या इसे अब नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, और वो कदम क्या हो सकते हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूनम मटरेजा हैं, कार्यकारी निदेशक जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। AK भट्टाचार्य हैं, संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड से। स्वागत है सर। डॉक्टर राजीव टंडन हैं, बाल पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और PM कुलकर्णी हैं, डेमोग्राफर, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है कुलकर्णी साहब। शुरुआत मैं करना चाहूँगा डॉक्टर राजीव साहब आपसे। कहा जा रहा है कि जनसंख्या जो नीति है देश में, वो समझना ही चाहूँगा कि फिलहाल क्या है और कितनी है और क्या है, और क्या हमने उस हाई लेवल को, यानी कि जो अधिकतम सीमा है संसाधनों के लिहाज से, हमारे पास जो वर्ड की लैंड वाटर है उसके लिहाज से, क्या हम उस पीक पर पहुंच चुके हैं, या अभी भी रिसोर्सेज के नजरिए से जनसंख्या उस लेवल तक नहीं आई है? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की जनसंख्या की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है, और वो जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से संभावना है कि अगले 20 साल में वो चाइना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जनसंख्या हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ उसके बारे में सोचा गया है, पॉलिसीज़ बनी हैं, प्रोग्राम्स बने हैं। शुरू में फैमिली प्लानिंग की प्रोग्राम होता था, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के अंडर प्रोग्राम हुआ। अब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में निरंतर फोकस करा जाता है। फोकस होता है कि जब भी कोई औरत शादी के बाद माँ बनने लायक होती है तो उसको किस तरीके से समझाया जाए कि उसका पहला बच्चा एक सर्टेन उम्र के बाद हो, बच्चों में एक नियंत्रण हो और बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो। ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक काफ़ी प्रांतों में बहुत अच्छे तरीके से लागू करा जा रहा है। लेकिन राजीव, ये सवाल ये कि क्या हमें, यानी कि देश में अब जनसंख्या को स्टेबल करने की ज़रूरत है, यानी कि उस पर अब जो उसकी रफ्तार, उसको लगाम लगाने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल। हमेशा ही क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा रही है, सो उसको लगाम कहिए या उसको कंट्रोल कहिए, वो करने की ज़रूरत हमेशा से रही है। इसीलिए जैसे मैंने बताया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ रही हैं। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर इसका फोकस है, आयुष्मान भारत के अंडर इसका फोकस है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंडर फोकस है। तो डेफिनेटली इस एरिया में फोकस हमेशा रहेगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको स्टेबलाइज करा जाए, और जितनी जल्दी उसे स्टेबलाइज कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा देश के लिए। कुलकर्णी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जैसा कि कहा टंडन साहब ने, कि स्टेबल करने की कोशिश, कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं देश के अलग अलग राज्यों में, और केंद्र की ओर से भी अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो हमने कदम उठाए थे, जो हमने लक्ष्य हासिल किए थे,
उस दिशा में फिलहाल हम कहां पर खुद को खड़ा पाते हैं? उस दिशा में हम काफी आगे पहुंचे हैं। देखिए 30-40 साल पहले वृद्धि दर था वो 2% से अधिक था। मतलब हर साल 2% जनसंख्या बढ़ती थी और उससे भी ज्यादा कई साल बढ़ती थी। 1960 से 2000 तक करीब करीब। अब वो जो वृद्धि दर है वो काफी कम हुआ है। अब 1.4 के करीब आया है, काफी कम हुआ है। और अनुमान ये है, अलग अलग लोगों के, यूनाइटेड नेशंस भी इसका अभ्यास करती है, पूर्वानुमान देते हैं, हम यहाँ भी कई लोग करते हैं। अनुमान ये है कि अगले 40 साल में ये जो वृद्धि दर है वो ऐसा आएगा कि हम जिसे जीरो ग्रोथ कहते हैं, मतलब 2060 से 65 तक ये वृद्धि बिल्कुल कम बंद ही हो जाएगी। उसके बाद वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी। और ये भी अनुमान है हमारा, कई लोगों का, कि ये जनसंख्या बढ़ रही है, अब तो 135 करोड़ के करीब पहुंची है जी। वो 170 तक शायद जाएगी। उससे आगे जाने की अभी तो संभावना नहीं दिखाई दे रही। सो जो पहले लगता था, 40 साल पहले जब लोगों को लगता था, जैसे अभी आपने कहा कि कई पॉलिसीज आई है, ये आई, वो बिल्कुल ठीक तरह से चली थी। उसमें हर पॉलिसी में होता है, कई साल अच्छी चलती है, कई नहीं चलती है, वो अलग बात है। लेकिन वो जो स्थिति थी उस समय 1960, 70, 80 में लगता था जनसंख्या बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, 30-35 साल में जनसंख्या दुगना होगी। लोग बात करते थे पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो स्थिति अब नहीं रही। ओके। अब ये देखा है कि पिछले कई सालों में प्रजनन दर काफी कम हुआ है। लोगों को पहले 5, 6, 7 बच्चे होते थे, आजकल ज्यादातर 2 ही बच्चे होते हैं, कई 3 या 4, नहीं तो ज्यादातर 2, और कई लोगों को उससे भी कम बच्चे होते हैं। तो लोगों ने भी सोच लिया है कि 4-5 बच्चे अपने लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी नहीं, लेकिन अपने लिए भी अच्छा नहीं है, अपने कुटुंब के लिए। और इसलिए लोगों ने फैमिली प्लानिंग, जो सरकार ने उसकी स्कीम बनाई, वो अपनाई है। कई लोगों ने मतलब मेजॉरिटी जो दंपति है उन्होंने अपनाई है। और इसका असर ये हुआ है कि वृद्धि दर काफी कम हो गया है। और अब जो पहले लोगों को डर था कि क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, दुगुना होती रहेगी, अब वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन तो, जनसंख्या तो कुछ बढ़ेगी अभी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना पहले लोगों को लगता। ओके भट्टाचार्य सर, 2 बातें। एक तो ये कि जब 2002 में एन वेंकटचलैया साहब ने जो सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों में कई सारी बातें थी। इंसेंटिव देने की बात हो रही थी, डिमोरलाइज करने की बात हो रही थी, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे, जो कि सरकारी पॉलिसी थी उससे ज़्यादा है। उस दिशा में जो हमारी स्कीम्स थी, कहा यह गया कि जो स्कीम्स लागू की गई उसके अच्छे रिजल्ट आए, इसलिए हमने कठोर कदम नहीं अपनाए हैं या उन सिफारिशों को हमने अमल में लाने की कोशिश नहीं की है। आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि वाकई जैसे कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि बेनिफिट जो है सब्सिडी का या दूसरी जो गवर्नमेंट स्कीम से उनका लाभ बंद कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट आएंगे, ऐसे कदमों की ज़रूरत है हिंदुस्तान में? देखिए, मुझे लगता है कि जनसंख्या की जो चैलेंज जो है, जैसे पिछले जो वक्ता जो थे उन्होंने बड़ा साफ कह दिया है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कुछ देर तक जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्टरी है वो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दिशा में पहुंच जाएंगे जहां पे ये जनसंख्या को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जनसंख्या का जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है वो डिसेलरेशन की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मैं ये नहीं मानता कि आज की तारीख में कोई नकारात्मक, कोई डिसइंसेंटिव की कोई नियम का कोई ज़रूरत है। ओके। ज़रूरत जो है वो शायद सकारात्मक इंसेंटिव की ज़रूरत है। जैसे कि, और हमें ये भी देखना है कि जो पॉपुलेशन जो है वो किस चीज़ की एक फलाफल है। एक पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी, इसके सारे फल से हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो अगर हम एजुकेशन, हेल्थ और ओवरऑल जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात जो करते हैं वो अगर हम ठीक से रखें, मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ अ बर्डन जिसमें आप एक नियंत्रण करें, वो एक एसेट बन सकता है। और ये जो पॉपुलेशन का जो चैलेंज जो आ रहा है कि आप
नियम करने की, 2 संतान के ऊपर नियम कर दें, मैं मानता हूँ ये राजनीतिक तौर से बहुत ही एक विवादास्पद विषय है। इसको नियंत्रण के बजाय अगर हम इस नीति को इस तरह से सकारात्मक इंसेंटिव स्कीम से, जिसमें कि मान लीजिए अगर आप फर्टिलिटी रेट को जो है, फर्टिलिटी पीरियड को किस तरह से आप कम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई सकारात्मक कोई इंसेंटिव स्कीम बन सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे स्कीम जैसे कि हमने पिछले 10-20 साल से देखा है, ऐसे स्कीम्स ऑलरेडी चालू हैं और इससे हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो ऑलरेडी उतनी बढ़ रही है। 1.8% था किस ज़माने में, अब ये 1.08 लेटेस्ट रेट जो है 1.08 में आ गया है। और जैसे कुलकर्णी साहब ने कहा कि और भी कम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं मानता कि हमें बहुत बड़ी एक नियम और कानून की ज़रूरत है जिससे कि हम इसको लागू पाए। हमें ये भी देखना है कि विश्व की ओर देखना है कि विश्व में एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है चाइना है, उसने अपनी नीति को उसने स्क्रैप कर दिया। क्यों स्क्रैप किया? क्योंकि उसके जो एजिंग पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी एक नीति है जो से हमें बहुत संभल के संवार के करना है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया और कल आप इसका फल और खराब फल नहीं देखेंगे। एक बार आपने कर दिया तो इसके फल अगले 2-3 दशकों तक आएंगे। तो जो भी आज हम करें ये समझ के करें जिससे कि जो अगले 50 साल में हमारी देश की अर्थनीति, समाज और देश की जो पूरी जो एक जो यूनिटी जो है वो बरकरार रहे। पूनम जी, आपके नज़रिए से, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करें, जैसा कि कहा बिल्कुल भट्टाचार्य साहब ने कि एसेट के तौर पर देखते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हालांकि नुकसान भी हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी है और क्या उनको हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगले 3 या 5 दशक के बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम चाइना या फिर मैं देख रहा था कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के नियम लागू किए गए थे, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वियतनाम, यूके जगहों पर जहाँ पर चाइल्ड 1 या 2 की पॉलिसी अपनाई गई, हालांकि वो बाद में नकारात्मक रही है। हिंदुस्तान के संदर्भ में आज जहाँ पर हम खड़े हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या किस तरफ हम बढ़ते देख रहे हैं? हम सही दिशा में जा रहे हैं। एज फार एज हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, 24 स्टेट्स में माइनस ग्रोथ रेट्स हो गए हैं। साउथ इंडिया में तो सभी स्टेट्स में माइनस ग्रोथ रेट्स हो गए हैं और ये किसी कोअर्शन और डिसइंसेंटिव से नहीं हुए हैं। ये कैसे हुए हैं, हमें उनसे सीखना है। दे इन्वेस्टेड एजुकेशन और हेल्थ में, दे इन्वेस्टेड इन विमेंस एक्सेस, फैमिली प्लानिंग की एक्सेस हो। हमारे देश में 13% जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है हर साल, वो अनवांटेड फर्टिलिटी है। इसका मतलब कि महिलाएं और फैमिलीज चाहती हैं कम बच्चे पैदा करना, पर उनके पास साधन नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है, साधन नहीं है, एजेंसी नहीं है। जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे ही लड़की की शादी यंग उम्र में होती है और उसको बच्चा पैदा too early and too many, और 10% newly married couples have access family planning को. We need to have young married couples have access to family planning. हमारे देश में आंकड़े बताते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े और NFHS जो सबसे one of the best surveys globally, उसमें ये देखा गया है इंडियन फैमिलीज एवरेज में डू नॉट वांट मोर देन 1.8 चिल्ड्रन। तो जब आपके देश में ये स्थिति है कि लोग ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते, फिर भी 13% पॉपुलेशन अनवांटेड है, इसका मतलब 2015 और 2030 में अगर हम फैमिली प्लानिंग के साधन नहीं पहुंचाएंगे, गुड क्वालिटी मेथड मिक्स, मतलब सब साधन जो फैमिली प्लानिंग में ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल होने चाहिए। एवरी टाइम यू ऐड एक नया साधन, 4 to 6% more people, 4 to 6% minimum and up to 12% लोग वो साधन को यूज करके फैमिली प्लानिंग करते हैं। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से हमें एज एट मैरिज पे काम करना चाहिए, इंक्रीज द एज एट मैरिज। वी नीड टू गुड फैमिली प्लानिंग मेथड्स। वी ऑल्सो हमें फैमिली प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा बिहेवियर चेंज और कम्युनिकेशन करना चाहिए कि लोगों को साधन कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं,
और हमारे को बजट बढ़ाना है। हमारा बजट सिर्फ 4% ऑफ द टोटल हेल्थ बजट जो ऑलरेडी कम है। आप पूछ रहे हैं दिशा किस में जाना चाहिए, सिर्फ 4% है हमारा फैमिली प्लानिंग बजट, उसमें भी ओनली 1.5% टेम्पररी मेथड्स हैं। हमारी आबादी 70% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। आधे से ज्यादा देश में अब लोगों को 2 से कम बच्चे होते हैं, पैसे नहीं मिल रही है, और ये इसी राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में 20% दंपति ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग अपनाना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, अब खुद अपने हित में अपनाना चाहते हैं, उन्हें सर्विस नहीं मिल रही है। इसका मतलब प्रोग्राम को सर्विसेज पर और क्वालिटी अच्छी सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। उसमें इंसेंटिव डिसइंसेंटिव की बात तो उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी बात कर भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोग अपने हित में चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनके वहां पहुंचनी चाहिए सर्विसेज। और ये 5-6 राज्य है वहां सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, वहां उसके ऊपर उनको कुछ अच्छा काम करना होगा, ज्यादा रीच लोगों की जो है वो होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो हो जाएगा, उन राज्यों में भी वो प्रजनन दर अब जो 3 है वो 3 से कम हो जाएगा, मतलब 2 बच्चों तक आ जाएंगे और जनसंख्या वृद्धि और भी कम हो जाएगी। टंडन जी, अब सवाल ये उठता कि जिस तरीके से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती थी भारत जैसे देश में, अलग अलग राज्यों में हमने देखा उसके बहुत सारे फायदे मिले, ये कितना और आगे या ऊपर जाकर हम इसको हासिल कर सकते हैं, या फिर क्या बेंचमार्क आपको लगता है कि जहां पर जाकर ये हमारे लिए एज अ कंट्री, एक देश के लिए नुकसानदायक साबित होना शुरू हो जाएगा? देखिए, जैसे बाकी सब लोगों ने कहा कि इस टाइम अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो हिंदुस्तान में कुछ प्रांत हैं जहां पे ये अभी भी एक प्रॉब्लम के तरीके से देखा जा रहा है। एक एंगल और मैं लाऊंगा कि जब भी हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स या पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो ये ग्लोबल एविडेंस है कि जैसे जैसे हेल्थ के इंडिकेटर्स और ओवरऑल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बढ़ते हैं, जिसमें मॉर्टैलिटी, बच्चों की मृत्यु दर जैसे जैसे घटेगी, लोगों की लाइफ स्पैन जैसे जैसे बढ़ेगी, बीमारियों की रोकथाम जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे ही आप खुद देखेंगे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है। दूसरी तरफ जैसे हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, लड़कियों की खान पान की तरफ हम ध्यान देंगे, लड़कियों को एम्पावर करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग देखते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है जी, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है। यही कारण है कि साउथ के जो प्रांत हैं जिसमें ये सारे फैक्टर्स नॉर्थ के प्रांतों से बेटर हैं, आप इस टाइम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है। ये जरूर है कि हम लोगों को किसी भी टाइम पे कभी भी कोर्शन नहीं लाना चाहिए, जो कुछ और देशों ने, जैसे चाइना या कुछ और कंट्रीज का नाम लिया आपने, वो लाए हैं। उसकी इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं, और हिंदुस्तान ये पिछले 50 साल में दिखा पाया है कि हम लोग सिर्फ एक पॉजिटिव, सपोर्टिव एंड एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के तरीके से अगर हम इसको देखें तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत के बारे चर्चा हर जगह पे होती है, उसमें फोकस फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होना बहुत अनिवार्य है। जो हम लोग कह रहे हैं कि PMJY होगा, जो हम कह रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स होंगी, यहां पे फोकस, क्योंकि ज्यादातर डिस्कशंस में अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या टर्शरी लेवल केयर के बारे बातें शुरू हो रही हैं। ये चीज थोड़ा सा फोकस फैमिली प्लानिंग से हटा सकता है। तो मेरा ये सोच ये होगी
कि हमको जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें सप्लाई की तरफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज वगैरह वगैरह है, बिहेवियर की तरफ आईसी मटेरियल्स हैं, काउंसलिंग है वगैरह वगैरह, मगर साथ में ही आयुष्मान भारत के प्रोग्राम में इसको प्राइम और फोकस करना चाहिए। और जैसे पूनम जी ने कहा कि बजट एलोकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे ओवरऑल हेल्थ का बजट अभी भी सब ऑप्टिमल है, उसे बढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग 60 से 70% लोग अपने हेल्थ के बारे में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हम लोगों को एक नेशनल प्रोग्राम जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हो और फोकस हो सप्लाई साइड और डिमांड साइड एंड इंसेंटिव्स ही हो, ये फायदेमंद होगा। बड़जा सर, तो क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ एक्सपर्ट जैसे आप लोग सब लोग बता रहे हैं कि जो हमने गोल रखे थे करीब करीब उसी दिशा में जो ट्रैजेक्टरी है वो नज़र आ रही है, तो फिर ये जो कई जगह पर डिमांड होती है, चर्चाएं होती हैं कि जो हमारा नारा था हम दो हमारे दो, उनको बदलने की ज़रूरत है, उसमें पनिशमेंट की ज़रूरत है, ये सब बेमानी सा दिखता है। और जो मेन फोकस है वो अवेयरनेस है, हेल्थ में बजट को लेकर है या स्कीम्स को गाँव के स्तर पर पहुँचाने, और जो स्वास्थ्य और पोषण है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि समस्या नहीं है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए समस्या नहीं है, समस्या है। जो हमने आलोचना अभी तक की उसमें एक समस्या तो साफ बाहर आ रही है, वो है कि हमारी जो जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या की जो नीतियाँ जो हैं उसका जो प्रभाव जो है देश में हर जगह एक तरह नहीं गया है, एक समान नहीं है। इसके इकोनॉमिक और सोशल और जो चीज़ हम उसको इग्नोर करते हैं वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हमने अब इसके बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर आप देखें जो अगर नॉर्थ में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी कम नहीं हुई है और साउथ में या वेस्ट में ज़्यादा हुई है और ईस्ट में कम हुई है, इससे एक राजनीतिक जो एक पावर प्ले है उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है। अगर आप देखें नॉर्थ में क्यों नहीं हुआ है, एजुकेशन का प्रभाव कम हुआ है, अवेयरनेस लेवल का कम हुआ है, और उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट का जो मूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी, अगर घर में वुमेन एजुकेटेड है वो और भी एम्पावर्ड होगी। इफ़ शी इज़ वर्किंग then she will have a greater say in the way she wants to raise her family. So हमें ये नहीं कि हम के समस्या रहित हैं इस वक्त, हमारे पास जो रीजनल इम्बैलेंस जो आ रही है वो एक चैलेंज है, और मैं मानता हूँ कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर की एक कमी है हमारी। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से, जैसे हमने जीएसटी का देखा, हमने जीएसटी काउंसिल में हमने क्या देखा, स्टेट और सेंटर, हालांकि ये विषय स्टेट का था और सेंटर का था, पर जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल बन गया जो सेंटर और स्टेट के इश्यूज को एक साथ पार्लियामेंट के आउटसाइड लेकर वो बात डिसीजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है जो पॉपुलेशन जैसी नीति, अगर देश की आप सार्वत्रिक समन्वय को आप अगर देखते हैं तो एक ऐसी काउंसिल की ज़रूरत है जहाँ पे हर स्टेट का नुमाइंदा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा एक साथ एक इंटरस्टेट काउंसिल में बैठे और बैठकर ये तय करे भाई उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन की नीति वो ठीक नहीं है या गुजरात की नीति ठीक है, तो इससे एक साथ मिलकर बात करें, क्योंकि जनसंख्या एक एसेट भी है और जनसंख्या एक समस्या भी बन सकती है। तो हमें इस तरफ बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ समय आ गया कि एक इंटरस्टेट बॉडी की ज़रूरत हो, जो अगर बॉडी ऑलरेडी है मैं मानता हूँ उस बॉडी को और भी सक्षम बनाना ज़रूरी है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि देश में जनसंख्या नीति क्या है और किस तरीके से इसके लक्ष्य को हमने अब तक हासिल किया है, और भविष्य में जो चुनौतियां हैं बढ़ती जनसंख्या की, उससे निपटने के लिए ये नीति कितनी कारगर है। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।